नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर राजधानी लखनऊ के GPO पार्क में मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने एक श्रद्धांजलि सभा में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं GPO पार्क से, जहां पर CM योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज जो माल्यार्पण किया है। पूरा देश उन्हें याद करा। वो तस्वीरें देखिए आप GPO से, राजधानी लखनऊ। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की और CM योगी भी यहाँ पर राजधानी लखनऊ में GPO पार्क में जो श्रद्धांजलि सभा थी, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें, कल भगदड़ हुई थी प्रयागराज महाकुंभ में। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कुंभ के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, जबकि सारे इंतजामात का दावा किया जा रहा था। कुंभ एक पाक इवेंट है। लोग अपने पैदा करने वाले को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ के अंदर सिर्फ खुलूस नियत से, पवित्रता से ऊपर वाले को याद करना चाहिए, न कि उसमें राजनीति हो और वहां पे दिखावा हो। हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करेंगे कि जिन अधिकारियों की वजह से ये लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब मालूम था कि आज के दिन बहुत जबरदस्त भीड़ आने वाली है, तो इंतजामात वैसे ही क्यों नहीं किए गए? इंतजामात में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है। इसकी वजह से ये हादसा हुआ और तमाम दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। हम समझते हैं कि ये काबिल माफी नहीं है। सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व सांसद भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस पर जमकर राजनीति हो रही है। समूचा विपक्ष एक साथ एक सुर में खड़े होकर के सवाल खड़े कर रहा है महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से CM योगी कल दुख व्यक्त करते हुए भावुक हो गए, और उनको उनकी पीड़ा को साफ उस तस्वीरों में, उस विजुअल में देखा जा सकता है किस तरीके से उनके जो आंखों में वो आंसू भी आ गए। उस पीड़ा को शायद बयां कर पाना अपने आप में आसान नहीं, क्योंकि सरकारी आंकड़ा है और इस आंकड़े के हिसाब से 30 लोग, जो 30 श्रद्धालु थे, उनकी मौत हो गई। ऐसे में एक बहुत दुख का विषय भी था और CM योगी अब इस पूरे बात को बताते हुए एक भावुक भी हो गए थे। वो तस्वीरें भी कल बहुत वायरल हुई और जिस तरीके से वो अपना दर्द बयां नहीं कर पाए, लेकिन उनका दर्द साफ उनकी आंखों में देखा जा सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी वहां पर जब तादाद में लोग मौजूद थे, तो आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। इसको लेकर के 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया है और इसमें आज वहां पर मुख्य सचिव और DGP भी जाएंगे और इन सब तमाम कारणों का पता भी लगाएंगे। अब न्यायिक जांच आयोग जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और पता करेगा कि आखिरकार किन कारणों की वजह से वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, कल हुए हादसे के बाद से पूरा मेला प्रशासन अलर्ट हो गया और तमाम नए वहां पर बातें की गई हैं, जिसमें जो फैसले लिए गए उसके हिसाब से अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। वहां पर किसी भी प्रकार की किसी भी गाड़ी को अब अनुमति वाहन को वहां नहीं दी जाएगी। वन वे कर दिया गया है कि आप एक वन वे होगा कि आसानी से आदमी वहां पर आ जा सके। और VVIP पास, जो VVIP पास है, उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। VVIP व्हीकल भी वहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस तरीके का कदम उठाया गया है मेला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ी कल दुर्घटना घट गई जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आपको बता दें, लगातार
अभी लग रहा था कि मौसम बदल जाएगा और गर्मी आ जाएगी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। ये जाने वाले मौसम के पहले जो करवट ली जाती है उसी तरीके का मौसम है। अयोध्या और प्रयागराज के साथ साथ लखनऊ में भी घना कोहरा छाया रहा और लगातार जो ठंड थी, जो सुबह ठिठुरन थी और सेहरन थी, वो देखी जा सकती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज और अयोध्या से, किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर में पूरा का पूरा शहर लिपट गया। तो देखिए किस तरीके से कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं दोनों शहर, और लग रहा था लोगों को कि ठंड से राहत मिलेगी, कोहरे से निजात मिलेगा, लेकिन इस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है। तो कुछ हाल फिलहाल कुछ दिनों में अभी कुछ मामूली राहत देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल पूर्ण रूप से आपको राहत मिलती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके सभी हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप अयोध्या आए हैं, देखिए मिल्कुरपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। प्रयागराज को लेकर बड़ा इवेंट होता है, कल्चर इवेंट खत्म होगा इसका। देखिए प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। चुनाव बहुत बेहद नजदीक है, 5 तारीख को चुनाव होगा और परिणाम 8 तारीख को आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर जिस पर समाजवादी पार्टी कब्जा था, क्या इस सीट पर बीजेपी कमल खिला पाती है या नहीं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हम कानपुर चलते हैं अवनीश के पास। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड एक लगातार सोशल मीडिया पे एक लेटर जो है वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो यहाँ के विधायक हैं बिठूर विधानसभा से अभिजीत सिंह सांगा, वो एक यहाँ के प्राइवेट अस्पताल या कहें सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल पर आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, सबसे पहले एक दिन पहले उनका जो एक पोस्ट वायरल होती है कि कानपुर का सबसे भ्रष्टाचार करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है, जिसके बाद में उनके क्योंकि फॉलोवर बहुत ज्यादा है, उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए। उसके बाद में अगले दिन उन्होंने एक लेटर मुख्यमंत्री को लेकर के जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल का नाम लिया है और कहा है कि इस जगह पर किसी ना जो आम नागरिक जाता है उसके साथ में लूटमार, एक तरीके से लूटमार का मतलब ये है कि उनके बिल बढ़ा करके उनको लूटने का एक तरीके का प्रयास किया जाता है, जिस पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी लोग इस तरीके का कार्य करेंगे या कोई हॉस्पिटल इस तरीके का कार्य करता नजर आएगा तो वो उसकी आवाज उठाएंगे। अखंड आपको बता दें, लगभग कानपुर एक ऐसी मेडिकल व्यवस्था के बीच में चल रहा है जहां पर लगभग अवैध रूप से भी अगर बात की जाए तो कई हजार की संख्या में यहाँ पर कहा जा सकता है कि अवैध हॉस्पिटल अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिनकी बात विधायक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार इस हॉस्पिटल की जो चर्चा है वो बनी रहती है, लेकिन बड़े अशुभ होने के चलते यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमरीश, सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक, वो भी मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से ही विधायक हैं। ऐसे में सरकार की ये सवाल हॉस्पिटल के ऊपर उठा रहे हैं, क्या कार्रवाई नहीं हो रही? क्या सीएमओ साहब को भी नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अगर एक विधायक जनप्रतिनिधि इस तरीके से एक सरकार प्राइवेट अस्पताल पर सवाल खड़े कर रहा है कि लूट खसूट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर थे सरकार में, उन्होंने भी एक प्राइवेट अस्पताल लखनऊ पर सवाल खड़े किए थे और लूट की बात की थी। क्या इस तरीके से जनप्रतिनिधि जो है, जो विधायक है, जो मंत्री हैं, इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों पर लूट खसोट का आरोप लगाते रहते हैं, तो क्या इन अस्पतालों के ऊपर कोई जांच होती हुई नजर नहीं आ रही? क्या इनको डर नहीं है क्या सरकार का कि इस तरीके से बेमाने मन से अपनी तरफ अपनी मनमानी करते हुए लोगों से बिल वसूल रहे हैं और विधायक की बात भी नहीं सुन रहे हैं?
देखिए बिल्कुल जो मैंने अभी जब अपनी बात कही तो मैंने एक चीज़ कही कि जो रसूखदार हॉस्पिटल वाले हैं, ये एक रसूख रखते हैं और काफ़ी अच्छे इनके संबंध होते हैं। कानपुर का एक बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है जिस हॉस्पिटल का नाम लगातार विधायक ने अपने जो है लेटर पे किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा व्यवस्था को कोई व्यक्ति चलाता है तो कहीं न कहीं वो मैनेजमेंट की व्यवस्था को भी एक अच्छे रूप में रखता है। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के चलते कहीं न कहीं लोग जो है वो बच जाते हैं। वहीं इसी बीच में जो अभी नए जिलाधिकारी आए हैं उनकी कार्रवाइयाँ जो जिस तरीके से चल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे क्योंकि आज एक सीबी हॉस्पिटल में भी वो पहुंचे थे जो वहां पर जो एसएमओ के पद पर सुबोध प्रकाश जो यादव यहाँ पर तैनात थे वो सुबह 11 बजे के आसपास वहां मौजूद नहीं थे तो उन्होंने साफ तौर पर उनके ऊपर और जो दो तीन कर्मचारी और नहीं मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात ये तो उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन में जो जिलाधिकारी नए आए हैं वो जो इस समय बिठूर विधानसभा के जो विधायक है अजीत सिंह सांगा जो आरोप लगा रहे हैं एक प्राइवेट अस्पताल पर उनके द्वारा जो इस समय सीएमओ है मौजूदा समय में उनके द्वारा कोई ना कोई इस पे एक्शन जरूर लिया जाएगा। एक्शन तो लिया जाएगा अवनीश क्या, लेकिन अगर विधायक की आवाज उठाने के बाद एक्शन लिया जाएगा, सीएमओ की जिम्मेदारी होती है इस तरीके के अस्पतालों पर क्या? देखिए सही बात आपने बोला कि एक मैनेजमेंट टीम होती है इन लोगों के पास और एक अच्छा रसूख होता है, रसूखदार लोगों से संबंध भी होता है। लेकिन अगर एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि मौजूदा जिसकी सरकार है, उस पार्टी का ही विधायक अगर सवाल खड़े करेगा उन अस्पतालों पर, तो क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा? क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े करता ही रहता है कि सरकार में चीजें सफल नहीं हो रही है, सही तरीके से नहीं चल रही है, लोगों के साथ लूट मार की जा रही है। लेकिन अगर एक मौजूदा विधायक, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो सरकार के अगर वो सवाल खड़े करेगा कि प्राइवेट अस्पताल लूटपाट कर रहे हैं, तो क्या सीएमओ साहब को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों का संचालन हो रहा है? क्या इस तरीके के अस्पताल लोगों के साथ गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं? क्योंकि कई बार आपने भी देखा है अवनीश, लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं कि प्राइवेट अस्पताल डेड बॉडी तक नहीं देते हैं परिजनों को, कहते हैं जब तक अपना फुल पेमेंट आप नहीं करोगे तब तक आप डेड बॉडी नहीं ले जा सकते हो। तो इस तरीके की तमाम ऐसी खबरें भी आया करती हैं और एक विधायक इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है तो क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल ये कोई एक व्यक्तिगत एक हॉस्पिटल को लेकर के बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर कानपुर में ऐसे लगभग सभी हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती हैं कि अगर किसी के पास में पैसे की कमी है तो उनकी डेड बॉडी तक भी नहीं दी जाती है और उस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं जाकर के अपने खेतों को बेचना पड़ता है, किसी से उधार लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, जिसके बाद में वो अपनी डेड बॉडी को ले पाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस दौरान पर भी जब वो गुहार लगाता है, पुलिस के पास फोन करता है, तो उस दौरान पुलिस भी कहीं ना कहीं उसकी मदद करने में असक्षम अपने आप को समझती है क्योंकि एक बिल जो है वो तैयार होता है, एक काफी बड़ा बिल तैयार होता है जिसकी जो पूर्ति करना बहुत कठिन होता है आम 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 नागरिक के लिए। आपको अखंड बता दें कानपुर के आसपास जितने जिले हैं उनसे लगातार कानपुर में एक अच्छे मेडिकल व्यवस्था होने के चलते यहाँ पर लगातार हॉस्पिटल में लोग आते हैं, यहाँ पर इलाज कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं दलालों का भी एक मकड़ जाल फैला हुआ है। जो दलाल है वहां से जो लेकर के मरीज आते हैं यहाँ पर एडमिट कराते हैं, एक डीसी जो इसको कहा जाता है वो डीसी उनको दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नहीं भी जरूरत होती है, नहीं भी जरूरत होती है, उसके बाद भी कोई ना कोई ऑपरेशन कर दिया जाता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी बता दी जाती है। इस तरीके का जो खेल है मेडिकल विभाग में लगातार चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं आईबीसी लगातार इसको लेकर के अभियान भी चलाएगा कि जिस तरीके के जो हॉस्पिटल है उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि मेडिकल व्यवस्था सुधरेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे और बढ़ सकेंगे। बिल्कुल अवनीश, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जिस तरीके से ये अस्पताल मनमाना रवैया अपनाते हैं, कई बार ऐसा देखने के, जैसे आपने भी बताया कि किसी को कोई खास बीमारी होती है उसके बावजूद भी इलाज के मतलब ऑपरेशन कर देते हैं, दलालों का नेक्सस होता है। सरकारी अस्पतालों के बाहर भी ये दलाल एक्टिव नजर आते हैं और मरीजों को लाइन में देख करके उनको बरगला करके कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, चलिए आपको दूसरे अस्पतालों में लेके चले जाते हैं, यहाँ पर आपका इलाज होगा। इस तरीके की जो तमाम टीम है, लेकिन ये सीएमओ साहब करते क्या है भाई? इन लोगों के भी कंधों पर जिम्मेदारी है, तो कम से कम आप एक्टिवनेस तो दिखाओ। अगर एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है तो कोई बात तो जरूर होगी, कोई ना कोई तो आधार जरूर होगा, कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। तो उन आधार और सबूत के बिहाफ पे कम से कम आप ही कार्रवाई करो। सरकार कोई हर बात, क्या एक विधायक सरकार से ही शिकायत करेगा? सीएमओ की कोई जिम्मेदारी खुद की नहीं बनती है क्या वहां? बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सीएमओ और उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर अगर गलत हो रहा है तो उसको समझें और उस पर कार्रवाई करें। वो कितना भी रसूखदार हॉस्पिटल वाला हो या कोई बड़ा कोई कोई भी रसूखदार हो,
सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो आपने बात कही कि एक अगर मौजूदा समय का विधायक और उसकी पार्टी भी इस समय सत्ता में है, उसके बाद में अगर कोई सवाल उठा रहा है तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि कोई बड़ी घटना हुई होगी या कोई ऐसा कार्य हुआ होगा जिसको उस विधायक को भी जो है अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद में मुख्यमंत्री को उसको शिकायत करनी पड़ी। तो अब मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद में उम्मीद ज़रूर ये हम लगाएँगे कि हो सकता है कि अभी तक सीएमओ साहब किसी तरह से डर रहे हों, सीएमओ साहब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हों, मुख्यमंत्री जी से शिकायत हुई है तो अब उनसे बड़ा इस प्रदेश में तो कोई मुखिया नहीं है, तो उसके बाद में हो सकता है कि उनके खिलाफ में जो है सख्त कार्रवाई सीएमओ करने से भी डरे ना हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अवनीश, क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि बात अब जब वहाँ उच्च पदस्थ या ये कह दें कि सूबे के सबसे बड़े व्यक्ति के पास पहुंचती है तो क्या कार्रवाई होती है। सवाल ये भी है क्योंकि अस्पतालों की मनमानी लगातार देखने को मिलती है और विधायक जनप्रतिनिधि अगर सवाल खड़े कर रहा है तो बात कुछ जरूर होगी। ऐसे ही हवा में वो इस तरीके के सवाल नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अखंड जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में जीरो ग्राउंड लेवल पर IBC 24 पल पल के दृश्य को शासन शासन तक पहुंचाने का काम करता है। आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये जो यहाँ पर मैडम रह रही हैं, यहाँ पर इनके पास 3 छोटे बच्चे हैं और उनकी माता जी हैं और उनके पास किसी प्रकार का कोई मकान नहीं है। ये पड़ोस के एक खेत में अपने बंगला या झोपड़ी डाल के रह रही हैं। उन्होंने मुझे जब बताया तो हम यहाँ पर आए। इन्होंने अब हम इनसे पूछेंगे आखिर इसको लेकर क्या सोचा और सरकार इनकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि धरातल पर कई योजनाएं चल रही हैं लेकिन उस धरातल की योजना से अभी तक वंचित है। जी बताएं क्या है। और ये है कि हम दूसरे की जमीन में झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। ना हमारे पास कोई घर है, ना मकान है, ना हमारे पास कोई जमीन है। हमारे छोटे छोटे तीन बेटी हैं और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें भी कोई कोई मतलब आवास या कुछ भी थोड़ा बहुत दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं रहने के लिए। हम कहाँ रहें? अगर यहाँ तक है, हमने कुछ सब कुछ किया, ऑनलाइन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। और बहुत लोग आदर्श, एक आते हैं सवाल कहते है। हैं कि हम जी आदर्श, इस सवाल इनसे पूछिएगा कि क्या इन्होंने किसी को कोई एप्लीकेशन दी थी, किसी को अपनी बात रखी थी जाकर के प्रधान को, या किसी तरीके से नाम को लेकर के कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही, मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही, क्या कहीं पर भी इनको न्याय नहीं मिला? गए थे किसी के पास शिकायत करने की हमें मकान दिलाया जाए, कि प्रधान के पास पहुंचे थे, वीडियो के पास पहुंचे थे, किसी के पास पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? इन्होंने किससे कहा अभी था? जी बताएं। सर, हमारे यहाँ के ग्रामपुर के जो प्रधान है उनके पास गए थे और वो कहते हैं कि बनवा देंगे। इतने बार प्रधानी हो गई, किसी कोई हमारी सुनता ही नहीं। वोट की बेरा आती है तो कहते हैं बनवा देंगे, उसके बाद में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमें पहचानते ही नहीं। कब आपने जाते हैं तो अपने हमसे प्रधान बात से सबसे पहली बार आपने कब निवेदन किया था? कब आपने आपने एप्लीकेशन, अपनी बात रखी थी कि हमें भी आवास दिलाया जाए? कब, कितने वर्ष हो गए इस बात को कहे हुए आपको? ये हमें हो गए हैं कम से कम 6-7 वर्ष हो गए हैं। अब भी कहा था हमने। 6-7 और फिर वर्षों में भी क्या प्रधान जी आपको कोई आश्वासन नहीं दिला पाए हैं पक्के मकान के लिए? क्योंकि कुछ भी लगातार देखिए, नहीं। मैं आपको बताऊं, ये आश्वस्त कर दूं कि लगातार सीएम और पीएम ये बात लगातार कर रहे हैं और ऐसा है शायद कई जगह देखने को भी मिला है कि लगातार जो लोग हैं, जो जिनके कच्चे मकान, उनको भी अब पक्के घरों में लगभग शिफ्ट किया जा रहा है। तो आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है? अधिकारी क्या कह रहे हैं, प्रधान क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आपको आवास मिल पा रहा है? पता नहीं सर क्यों नहीं मिल पा रहा है आवास। कहते हैं जब कहो हाँ ऐसा कर देंगे, हाँ बनवा देंगे। और कई बार हमने कागज भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमारा दूसरी पंचवर्षीय भी हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं आया। दो आदर्श, छह एक बार घंटे में जरा बता गए गांव भैया के बनवा देंगे। प्रधान से भी बात करने का प्रयास कीजिएगा और जानकारी लीजिएगा कि आखिरकार वजह क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लगातार पिछले 6-7 वर्षों से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मेरे को भी मकान दिलाया जाए, तो वजह कहाँ, फंस कहाँ रहे? ये दिक्कत क्या आ रही है कि आखिरकार एक जो आपका जो प्रार्थी है, उस प्रार्थी को लेकर के अभी तक कोई काम या कोई आपने निर्णय नहीं ले पाए, या कहाँ पर बात जाके अटक रही है? क्योंकि लगातार सरकार का यह प्रयास है कि सभी को पक्का मकान मिले, लेकिन प्रधान, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ प्रधान का खेल होता है जिसकी वजह से इस तरीके से लोगों को आवास नहीं मिल पाते। कई ऐसी जगहों से खबरें आती हैं, प्रधान के अगर वो करीबी नहीं है, प्रधान के विरोधी गुट के, कई ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है जिसकी वजह से लोगों को अपने मकान नहीं मिल पाते हैं। सरकार के ये तमाम जो ये योजनाएं चलती हैं कि लोगों को उनका पक्का निवास मिले,
इसको लेकर के प्रधान से अगर हो सके तो बात करें, अगर प्रधान नहीं बात करते हैं तो जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात करिएगा कि आखिरकार ये जो महिला फरियादी महिला है करीब 6-7 वर्षों से फरियाद कर रही है कि हमें भी मकान, हमारा पक्का मकान हमें मिल जाए, तो आखिरकार वजह क्या है कि इनको आवास नहीं मिल पा रहा है। जरूर बात करिएगा आदर्श। ये माता जी हैं, ये देखिए दूसरों माता जी ये हमारे पास में है, ये बताएं। यहाँ रहते हैं बहुत दिन से, मगर सभी लोग आते हैं कहें तो बनवा देंगे, लेकिन बनवाता कोई नहीं है। और एक लेटरिन तक नहीं यहाँ मिली है। क्या बता भैया, आंधी आती है तो बाहर निकल के बैठ जाते हैं, कितने की कुछ ऊपर से गिरना पड़े कि बच्चे हमारे बच जाए। नाती पोता पोती पोता है, ये सब ऐसे बेचारे को लेके यहाँ पर बाहर निकल के बैठ जाते हैं जब आंधी आती है। और क्या करें, कुछ मिलता नहीं, आवाज है सरकार की तरफ से रहते हैं भैया। क्या नाम है आपका? देवी कहाँ रहती हो? इब्राहिमपुर। थाना कौन सा? तो अखनी मैं बताना चाहूंगा, ये सिरसा थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर हम उस क्षेत्र में ही खड़े हैं जिसमें इन्होंने अपना बंगला या झोपड़ी डाल कर रह रही है, लेकिन अभी तक ये शायद हमारे 8-10 साल से रह रही है और अभी तक सरकार ने इनकी तरफ किसी का कोई देखा तो नहीं है। और प्रधान की बात, आदर्श एक बात, आदर्श समझिएगा, एक बार अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो प्रधान से बात करने का प्रयास कीजिए कि आखिर दिक्कत क्या है कि महिला फरियादी लगातार आपसे फरियाद करे लेकिन आप आवाज नहीं दिला पा रहे। अगर प्रधान इसमें नानुकुर करते हैं तो अधिकारियों से बात करिएगा कि आखिरकार वजह क्या है कि एक जो फरियादी उसको लगातार इतने फरियाद के बाद भी, इतनी बार निवेदन के बाद भी उसको आवास नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 6-7 वर्ष कोई कम समय नहीं होता है और लगातार सरकार इस प्रयासरत है कि सभी को पक्का मकान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श, लेकिन बात जरूर करिएगा अधिकारियों से। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, क्या खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो है वो अगर बात करें तो आज मंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहाँ पे उद्यान जो पार्क है वहां पे, और उसमें सबसे बड़ी चीज निकल के आई अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी 2024 और 2025 दिवस भाजपा जो है मना रही है। और उसके तहत अगर बात करें तो जिले के जितने भी जो डायरेक्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो है एक ये तरीके स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि जब आने वाले समय में जिले के जो ऐसे लोग कुछ हो अगर हैं, क्योंकि हमें तो ये सौभाग्य नहीं मिला जो अटल जी के साथ हम अपना समय व्यतीत कर पाए या कभी उनके साथ बात कर पाए, तो हमें ये सौभाग्य नहीं, लेकिन जिले के अगर कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो पुराने बुजुर्ग टाइप के ऐसे कुछ लोग जो अभी भी सक्रिय हैं भाजपा में या आरएसएस में कहीं पे भी, तो उनकी स्मृतियां वो जो है कृपया हम तक पहुंचाएं और हम उनको जो है अपने तक सजो के रखेंगे। और भाजपा उसको एक अभियान चला रही है, अटल स्मृति अभियान। और दूसरे बात करें तो इसको लेकर के बड़े पैमाने उत्तर प्रदेश सरकार ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने करी। जी आखंड इंद्रवीर, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के खबर आ रही है कि जो लगातार जो नो व्हीकल जोन बनाया गया प्रयागराज में और सीमाओं पर ही, क्योंकि लगती हुई सीमा है रायबरेली की, तो क्या होल्डिंग एरियाज आप कल दिखा भी रहे थे, कई होल्डिंग एरियाज में तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, किसी तरीके की क्या कोई दिक्कत या फिर जो सीमा है उनको अब क्या प्रतिबंधित कर दिया गया या फिर प्रयागराज जाने के लिए खोल दिया गया है? क्या कुछ प्रशासन ने एक्टिविटीज दिखाई है? देखिए, अगर कल तक जो कल देर शाम तक अगर बात करें तो लोगों के साथ जो प्रतिबंध किया गया था वो डेफिनेटली रोका गया था और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले थे उसके हिसाब से उनको रोका गया था। और रोकने के साथ साथ अखंड आईबीसी ने एक एक चीज कवर करी है और आईबीसी ने वहां पे मौके पर जाकर एक जगह नहीं कई जगह जाकर के खबर करी और खबर प्रकाशित भी हुई आईबीसी चैनलों पे, और उसके साथ साथ हर हमारे प्लेटफॉर्म पे चली खबरें और उसके दिखाया गया कि देखिए जिस हिसाब से अनहोनी हुई वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको लेकर सरकार वो संजीदा है। और साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं भावुक नजर आए, क्योंकि सरकार में जैसे जिस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष और जो और भी नेताएं हैं वो अपनी उसमें रोटियां सेकना शुरू कर दी। उन्होंने कई तरीके के कटाक्ष और कई तरीके के बयानबाजी सरकार को लेकर के सरकार प्रचार कर रही है। अगर आप प्रचार नहीं करते तो इतनी भीड़ नहीं आती, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सरकार पे उन्होंने ताना बोना बोला है, हमला बोला एक तरीके से जो प्रतिपक्ष लोग हैं। लेकिन अगर बात करें तो उसके बाद जो जैसे कि नजदीकी जिले रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी और जो और भी जिले रहे हैं उनपे होल्डिंग एरियाज बनाए गए। उस होल्डिंग एरियाज में आने की चीजें रहने की सरकार की जो समुचित व्यवस्थाएं होती हैं ताकि मुहैया कराया गया और अब सुचारू रूप से धीरे धीरे जो है लोगों को जाने दिया जा रहा है। जी अखंड
कुछ जगहों पे तस्वीरें भी आ रही थी, अभी इंद्रवीर में देख रहा था NH 19 पर जो गाड़ियों का एक लंबा तांता दिखाई दे रहा था, एक लंबा रेला था और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी। क्या रायबरेली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है? क्योंकि देखिए श्रद्धालु कल की घटना के बाद भले प्रयागराज के जो या मेला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार नए फैसले ले रहा है कि प्रतिबंध किया जाए नए वाहनों को वीवीआईपी पास को लेकर के। क्या रायबरेली में भी इस तरीके से गाड़ियां जो सड़कों पर नजर आ रही है या फिर अब ट्रैफिक जो है इजिली मूव कर जा रहा है? देखिए, अगर अभी ट्रैफिक की फिलहाल कोई समस्या नहीं है, जिस हिसाब से कल देर शाम तक प्रॉब्लमें रही हैं और बड़े पैमाने पर रही, कई कई किलोमीटर तक जाम रहे, हाईवेज हो या जो और भी लोकल सड़कें हैं वहां पे हो, बिकॉज जो होल्डिंग एरियाज के क्षेत्र रहे, जो कस्बे रहे, वहां पे भी प्रॉब्लमें रही हैं और जो हाईवेज रहे वो जाम रहे। और एक ही हाईवेज नहीं कि ऐसा नहीं कि प्रयागराज से लखनऊ, वो नहीं, अगर जो हाईवेज रहे, चूंकि वो भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां शहर में आ रही थी और वो कर रही थी, तो उसको लेकर के भी ये सारी चीजें प्रॉब्लमें रही है। लेकिन अगर अभी बात करें तत्काल, तो तत्काल में ऐसी कोई समस्या जाम की, ऐसी कोई ट्रैफिक की समस्याएं नहीं है। कहीं कहीं जैसे अभी आपने कहा कि हाईवे 19 पे जाम, तो अखंड वो तस्वीरें का आज की है या नहीं, ये इस पे बड़ा मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया और आनंद फानन में देखिए जो हुआ, शायद उसको कोई टाल नहीं सकता, हम आप या कोई भी सरकार, लेकिन संवेदनाशील और जिस तरीके से 25-25 लाख का मुआवजा शायद जान से बढ़कर नहीं होता, लेकिन सरकार यथारत प्रयास है कि जो उनको समस्याएं थी वो समस्याएं दोबारा ना हो। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने भी जब डाला जो है पब्लिक किया कि अभी और भी शाही स्नान बाकी है, तो इसको लेकर सरकार संजीदा हो, और सरकार अब संजीदा हो रही है। उस पर 3 कमेटी, जैसे कि कल हमने सबने एक दिया कि मुख्यमंत्री ने जो है कमेटी बना दी 3 सदस्यों की, जिसमें IPS और जो और भी ऐसे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अखंड कहीं ना कहीं उसकी जांच भी हो रही है और उसके पीछे अगर कुछ ऐसी चीजें पाई जाएंगी तो डेफिनेटली उन पे सरकार की जांच भी गिरेगी। जी बिल्कुल इंद्रवीर, जांच का विषय जरूर है और न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया गया है और एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो हादसा हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये जांच आयोग पता लगाएगा, क्योंकि आज मुख्य सचिव भी वहां जाएंगे और DGP भी वहां पर जाकर के मौका मुआयना करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल है इंद्रवीर आपसे कि होल्डिंग एरियाज को लेकर के लोगों को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के कल मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि होल्डिंग एरियाज में भी पेयजल की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और किसी को भी उसके गंतव्य में जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसका भी खास ध्यान रखा जाए। एक एक जो श्रद्धालु है उसकी जिम्मेदारी शक उसे पहुंचाने की, उसे रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जिस तरीके से होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाओं को जिस तरीके से CM योगी लगातार कहते आए हैं, क्या उस तरीके की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में जो श्रद्धालु रुके हुए हैं क्या प्रशासन ने वहां पे कर रखी है? बिल्कुल, अगर देखिए मैंने बताया कि हम कल जो है पूरे दिन IBC की टीम जो है इसी इन सब खबरों पे जो है लगातार बनी रही और सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने जो ज्यादातर होल्डिंग एरियाज बनाए गए, क्योंकि सरकार बताती कुछ और है, करती कुछ और है, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है, तो इसीलिए हम लोग जीरो ग्राउंड पे गए और वहां पे जब गए तो वो व्यवस्था दिखी जो शायद व्यवस्था नहीं दिखती अखंड। लेकिन खाने की व्यवस्था हो, हमने वहां पे जो बावर्ची थे, जो और भी लोग थे, जो बहराइच से, नेपाल से लोग रुके हुए थे और बड़ी बड़ी बसों में लोग आए हुए थे, 50 से 60 एक एक बसों में 100 लोग थे और 1000 से 500 की संख्या में लोग एक होल्डिंग एरिया में रुके हुए थे। तो हमने उनसे बात भी करी तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ पे किसी तरीके की पानी की मिनरल वाटर मिल रहा है, बिस्किट मिल रहा है, नमकीन मिल रहा है, खाने की व्यवस्था पूरी सब्जी चावल दाल हर एक चीज उनके पास। और जब नगर पालिका से वहां की जो टीम लगी हुई थी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक जो है सुचारू रूप से लोग आना जाना शुरू नहीं कर देंगे, जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और वहां पे हमने हमारे पास तस्वीरें भी हैं, इसकी तस्वीरें भी और हमने दिखाई भी अपने चैनल पे जो हकीकत दिखा है। और सुबह से लेकर रात तक ये प्रोग्राम चला और इस पे आने वाले समय में लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई, वो मुहैया कराया गया है, हर समस्या का समाधान दिया गया है। जो लोग रुके थे होल्डिंग एरियाज में उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। जी बिल्कुल इंद्रवीर, CM योगी की मंशा साफ है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जिला प्रशासन एक्टिव है और किसी भी हर एक श्रद्धालु का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि आपने बताया तो एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन की तरफ से भी और एक अच्छा कार्य किया भी जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। SP सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। SP सिंह, कौन सी बड़ी खबर? सुल्तानपुर जनपद के एक पारिजात वृक्ष जो है एक धरोहर के रूप में
सुल्तानपुर के यहाँ पर है, यहीं बगल में ही गोमती नदी बहती है और यहीं आपका सीताकुंड भी मौजूद है और यही पीछे साइड में जिला उद्यान का कार्यालय जिला उद्योग का बना हुआ है। ये देखिए एक सुल्तानपुर के लिए समझिए एक अमृत का माहौल है कि यहाँ पे पारिजात वृक्ष जो है ये बना हुआ है, काफी पुराना, लगभग हजारों वर्ष पुराने ये कल्प वृक्ष है। ये देखिए इतना बड़ा कल्प वृक्ष यहाँ पर सुल्तानपुर में है। दूसरा वृक्ष जो है बाराबंकी में है। अखंड दूर दूर दराज के जिलों के कहीं बाहरी आदमी भी, देश के कोने कोने से आदमी इसको देखने आते हैं। शाम सुबह यहाँ भीड़ का तांता लगा रहता है। फेरियां लोग लगाते रहते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और ये भी लोगों का कहना है अगर कोई मन्नतें मानते हैं और इसमें धागा बांधते हैं तो ये पूरी भी होती है। ये मान्यता जो है पौराणिक कथा में भी देखा गया है। पारिजात वृक्ष का ये महाभारत के काल में ये पांडवों द्वारा ये लाया गया था। ये जैसी कथाएं पौराणिक रूप में बताई जाती हैं कि अर्जुन ने पारिजात वृक्ष जो है कल्प वृक्ष ये स्वर्ग से सीधा यहाँ अपनी धरती पे उतारा था, जिसमें आपका बाराबंकी और सुल्तानपुर दो जगह ये कल्प वृक्ष पाए जाते हैं और यही श्रद्धालु जो है दूर दराज के काफी दूरों से यहाँ से आते रहते हैं। नहीं तो एसपी सिंह, जैसे मान लीजिए कि क्या यहाँ पर प्रशासन या जिला प्रशासन की सरकार की तरफ से इसके निर्माण के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए क्या कोई जी हमारी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सुन पा रहे हैं आप हमें? एसपी सिंह सुन पा रहे हैं आप हमें? नगर पालिका इसमें बीच बीच में नगर पालिका इसका सौंदर्यीकरण करती रहती है। सौंदर्यीकरण करती रहती है। इसका रख रखाव जो है नगर पालिका बीच सौंदर्यीकरण इनका करता रहता है नगर पालिका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरा नगर पालिका के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी। बताइए जी, ये कह रहे हैं कि नगर पालिका के अंतर्गत ये आपका नोला मऊ वाला रोड जो पड़ता है वहीं पे आवास विकास बनाया गया है और वीडियो भी भेजे हुए हैं, वो दर्शकों को कृपया क्लियर किया जाए। वहीं पे जो है औषधि एवं प्रसाधन विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर भी बैठते हैं और वहीं से हजारों लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन पानी और कूड़ा की समस्या वहां बनी हुई है। वो वहां नगर पालिका डालती रहती है और वो गंदगी का अंबार हमेशा बना रहता है, जिससे आम जनमानस हैरान है। कई बार इसकी शिकायतें भी की गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नगर पालिका एकदम और कई संबंधित अधिकारियों को इसको एप्लीकेशन भी दिया गया लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम सब सारे विभाग जो संबंधित विभाग हैं इसके मौन बने हुए हैं। अब देखिए इस पर क्या रवैया होती है अपने चैनल पे चलने पर, ये दर्शकों को दिखाया जाए कितनी बड़ी गंदगी का अंबार इसमें बना हुआ है। एसपी सिंह, जब अधिकारियों के कान में जो ही नहीं रेंग रही है तो क्या कार्रवाई होगी? तस्वीरें जब जो वहां बैठा हुआ व्यक्ति उसको ही समझ में नहीं आ रहा है तो क्या उनको कैसे समझ में आएगा? एक बड़ा सवाल है, आप करते क्या है? आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, तो मतलब क्या है आपके वहां बैठने का? आपके होने का क्या मतलब है? आपको खुद ही अच्छा लग रहा है क्या कूड़े के ढेर में वहां पर रहने का बहुत मन कर रहा है? अच्छा लग रहा है वो देख करके? आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी नहीं सुन रहे तो जो जिसकी सुनते हैं उनसे कम से कम शिकायत कीजिए कि इस समस्या का निस्तारण हो। अगर जस की तस समस्या बनी रहेगी और आप वहां बैठे रहेंगे तो आपके बैठने से लाभ क्या है? वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी, वो तस्वीरें अगर हैं वो तस्वीरें दिखाई जाए जरा कि देखिए कि किस तरीके से कूड़े का अंबार जो ढेर है वो वहां पर लगा हुआ है। एसपीसी के अधिकारी हैं, शायद इनको बहुत लेट में समझ में आता है। जब तक सारी चीजें, जब तक इनको कोई फटकार नहीं लगाता या इनके ऊपर कोई हंटर नहीं चलता तब तक शायद इनको समझ में नहीं आता कि हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार जरूर बात कीजिएगा कि आखिरकार कब तक
इसका निस्तारण करोगे? कब तक इन अच्छा, समस्या से लोगों को ये निजात कल दिलाओगे? वृक्ष की एक समस्या भी हमको देखने पे और जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड बस्ती की जिस तरह से खबर की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जिस तरह से महाकुंभ को लेके जो खबर आई है, जो भगदड़ की जो तरह से वहाँ जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं जिनसे जिस तरह वहाँ पे जो ये घटना गई है, लोगों काफी परेशान देखे। फिलहाल जो है महाकुंभ को लेके पहले मैं बस्ती की खबर से शुरुआत करूंगा। आपको पता है कि महाकुंभ को लेके बस्ती में जिस तरह से हर जगह पे व्यापक इंतजाम किए जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, अस्थायी बस स्टैंडों की बात की जाए, यहाँ तक कि यात्री जिस तरह से लोग लगातार बस्ती में आ रहे हैं, क्योंकि बस्ती में लगभग जो है विधायक द्वारा लगभग जो है 1300 बसों को भी भेजा गया है। लगातार श्रद्धालु बस्ती से जा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में जिस तरीके से श्रद्धालु, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज बस्ती से बहुत दूर नहीं है, और बस्ती से बात की जाए तो बस्ती मात्र ये ट्रेन है जो प्रयागराज जो संगम को जाती है। फिलहाल उसकी स्थिति इस तरह से भयावह है, ये कह सकते हैं कि वो दिल्ली बम्बई नहीं बल्कि वो बस्ती का ही रेलवे स्टेशन फिलहाल पूरे प्रदेश से जो है, पूरे देश से अगर हम बात की जाए तो हर जगह से स्टेशन को इस तरह से भीड़ का जो माहौल है महाकुंभ को लेके, जो श्रद्धालु वहां आ रहे हैं वो देखने को मिला। लेकिन बस्ती में जो खास मैं अगर बात करूं कि बस्तियों के अधिकारियों की कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेके बात की जाए, या योगी जी के सख्त आदेश की बात की जाए, या उनके श्रद्धालुओं की तरह आस्था को लेकर अगर मैं बात की जाए, जिस तरह से सभी अधिकारी बस्ती के रेलवे स्टेशन हो, रोडवेज हो, हर जगह रात हो या दिन हो, लगातार वहां पे जा रहे हैं। अगर कोई यात्री वहां पे दिख रहा है, किसी तरह की उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको बाकायदा जो है रैन बसेरा या जो व्यापक इंतजाम है वहाँ किए जा रहे हैं। फिलहाल महाकुंभ से जो है वहां से वापस आने के बाद जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना, उनके लिए व्यापक इंतजाम भी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर बात की जाए, क्योंकि बस्ती से अयोध्या दोनों ही, बस्ती के बगल में अयोध्या है, वीआईपी एरिया है, और जिस तरह से लगभग जो है पिछले एक हफ्ते से रोड पूरी तरीके से बंद है, और जहां तक जानकारी लगी है कि शायद 5 तारीख तक वो रास्ता जो बंद रहेगा, अयोध्या से बस्ती की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ी है सभी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। कोई भी गाड़ी वहां से नहीं जा रही है, सारी गाड़ी जो है अकबरपुर टांडा होते ही निकाली जा रही है। दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, एम्बुलेंस है उनको भी जाने के रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाईवे पे जो जाम लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं उनको निकालने के लिए अधिकारी को जो व्यापक इंतजाम है वो करना चाहिए। क्योंकि शाम को जो बस्ती का माहौल हो जाता है, उनके आसपास का जो एरिया होता है, क्योंकि शाम को ज्यादातर गाड़ियां जो है बस्ती से होते हुए लखनऊ की तरफ या अन्य राज्यों की तरफ जो जाती है, क्योंकि बिहार से ज्यादातर गाड़ियां बस्ती होके ही जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रयागराज में जिस तरह से महासंगम है, और अयोध्या में जिस तरह से मौनी अमावस्या का जो कार्यक्रम था वहां पे नहान था, उसकी वजह से जो भीड़ है उसका इंतजाम करने में जो बस्ती का प्रशासन है पूरी तरह से लगा है, पूरी तरह से मुस्तैद है। अब दूसरी अगर मैं बात की जाए अखंड, जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बनाई है, नई टीम गठित की गई है, वैसे ही अगर बात की जाए तो बस्ती के जो पीछे रैंक के अधिकारी है प्रतिपाल सिंह, जो बस्ती के एडीएम है, उनको भी उस टीम में शामिल किया गया, क्योंकि एडीएम जो प्रतिपाल सिंह है वो लगातार जो है जनता के बीच में वो जाते हैं, और उनके साथ उनका समंजस और उनका जो भेदभाव है वो काफी अच्छा है, लोगों के साथ वो सरलता से बात करते हैं। फिलहाल जो महाकुंभ की जो कमान है कहीं ना कहीं उस टीम में जो है इनको भी शामिल किया गया है। फिलहाल बस्ती के लिए भी एक गौरव की बात है, क्योंकि वो कानपुर में भी रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए, क्योंकि कानपुर की कोई घटना थी जहां पे उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए काफी अच्छा अपना योगदान दिया था, जिसके वजह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बस्ती के एरिया में अभी थोड़ी देर जानकारी, जब 10 मिनट पहले इसकी जानकारी हुई कि उनको जो है इस टीम में भी सम्मिलित किया गया है। फिलहाल जो है वो महाकुंभ की भी तैयारी में वो जाएंगे, वहां का भी देखेंगे। तो ये बस्ती से अखंड जो है ये महत्वपूर्ण खबरें थी बस्ती की। अब देखना होगा कि क्या किस तरीके से जो इंतजाम है वो महाकुंभ को लेके जो यहाँ से एडीएम जाते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और कैसे वहाँ पे जनता जिस तरह से जो लाख नहीं करोड़ों की जो संख्या की भीड़ है, खंड जिस तरह से तस्वीरें लोग देख रहे हैं, और जो घटना घटी है वाकई में वो घटना काफी दिल दहलाने वाली है। आईबीसी के जो दर्शक है या आईबीसी के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि सभी लोग जो वहां पे महाकुंभ में जा रहे हैं, अपने शरीर को, अपने परिवार को, सभी लोगों को ध्यान में रखे। महाकुंभ लगा हुआ है आज नहीं 2 दिन के बाद, लेकिन भीड़ को देखते हुए अपने आप को जरूर जो है शरीर को और अपने आप को जो है सुरक्षित रखे। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बड़ी बात आपने कही कि लगातार मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं और लगातार हम भी अपने माध्यम से लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और अगर प्रशासन आपका सहयोग चाहता है तो उनका सहयोग करें, क्योंकि अगर भगदड़ होगी या कोई भी चीज दिक्कतें होंगी तो आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और प्रशासन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। करोड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु थे, और जिस तरीके से एक अफवाह फैलती है और अफवाह के बाद इस तरीके का जो मंजर देखने को मिलता है वो अपने आप में भयावह था। और वो तस्वीरें, वो दर्द, जो जिनको ये दर्द मिला है, और ये दर्द शायद अब कभी ना कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने अपने को खोया होगा शायद वो अपने को कभी पा नहीं पाएंगे।
इसलिए सभी को सहयोग की आवश्यकता है और लोग एक क्रम में, अगर उनको एक क्रम में लगा करके अगर आगे जाने की अनुमति मिल रही है तो बिल्कुल जाइए। और अभी कुंभ में कोशिश करिए कि अगर आप जा रहे हैं तो सुरक्षा का ध्यान रखें, और जो वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं, मेला के लोग हैं, जो जवान, सुरक्षा जवान जिस तरह से आपसे कह रहे हैं, कम से कम उनका उस बात का सहयोग करें, क्योंकि दिक्कतें आपको होंगी, आपको भी झेलना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे जितेंद्र, बताइए। बिल्कुल अखंड। दूसरी मैं एक बात करना चाहूंगे, बस्ती के बगल में जो है, बस्ती के सिद्धार्थनगर का जिला है, वहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल है, फिलहाल जेसीपी वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष भी है। उन्होंने आज जो है दिल्ली में दिल्ली में जो उन्होंने संसद में जो है ओम बिरला को एक रिपोर्ट सौंपी है। फिलहाल जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए लगातार जिस तरह से बात चल रही थी, लगातार पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार विरोध भी हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अब्दुल्ला का भी नाम भी उसमें आया हुआ था। लेकिन इसकी रिपोर्ट, जो जेसीबी की जो रिपोर्ट है वो ओम बिरला को सौंपी गई है। वो देखना होगा कि उस रिपोर्ट में सौंपने के बाद में किस तरीके से अब जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा किस तरीके से क्या क्या व्यवस्था, क्या तरह के इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि लगातार ये मामला जो है काफी दिनों से देखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल काफी समय के बाद वक्फ बोर्ड में ये रिपोर्ट जो है फिलहाल ये अब सौंपी गई है। अखंड, बिल्कुल, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास थी, जेपीसी के पास थी, और जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। और तमाम ऐसे जो सुझाव थे विपक्ष के और तमाम जो इधर से थे लोगों को, अब ये वहां जाएगा और समझ में आएगा कि वक्फ को लेकर के जिस तरीके की जो ये बिल था वो आगे चलकर पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा, क्योंकि वक्फ को लेकर के लोगों, विपक्ष भी है लगातार सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे। और इस बिल को पास कराना एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं वो। बिल्कुल अखंड, क्योंकि पिछले अभी एक हफ्ते पहले भी इसकी बात आई थी। मैंने जो है ये खबर आईबीसी के दर्शकों को दिखाया भी गया था, क्योंकि जगदम्बिका पाल जैसे उन्होंने बस्ती आए थे, बस्ती आने के बाद में उनसे इस बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरह से लगातार जो है विपक्ष जो है हमला कर रहा था, लगातार वो हमला मतलब अपने शब्दों से हमला किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको देखते हुए भी और काफी जो है कठिनाइयों के बाद में जेसीबी द्वारा जो है जिस तरीके से रिपोर्ट अब सौंपी गई है, फिलहाल अब आगे तय होगा कि किस तरह से वो बिल पास होता है, क्या उसमें किस तरह से क्या निर्णय लिया था या कोई संशोधन होता है, अब वो तो समय बताएगा और देखने वाली बात होगी ये। बिल्कुल जितेंद्र, समय पर ही पता चलेगा कि इस बिल का जो हश्र है वो क्या होता है, पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी चुनौती है सरकार। देखने वाली बात होगी कि पास करा पाते हैं या नहीं करा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ भदोही से जुड़ चुके हैं। कौन सी बड़ी खबर है अभिषेक, भदोही से? जी अखंड, नमस्कार सभी आईबीसी तक के दर्शकों को। जैसा कि भदोही में प्रमुख जो है कि खबर ये रही, कल जो है कि सुबह से ही भदोही में जो नेशनल हाईवे NH-21 है वो पूरा जो है कि बाधित रहा। लेकिन शाम के समय में यह देखा गया कि जब हाईवे खुली तो लगातार बनारस से जितने भी यात्री निकल रहे थे कुंभ स्नान के लिए, तो उनकी भारी तादाद देखी गई। इसी के साथ आज भी जो है कि केंद्र बनाए गए हैं भदोही में, जहां श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहां भी रात में कई लोग विश्राम किए। एवं कल जो दोपहर में नया नमूना सामने आया भदोही में, जो भदोही में तीर्थ स्थान माना जाता है, यहाँ भी कुछ जो है कि लोग जो है श्रद्धालु स्नान करते हैं। सिमरात धाम और सीतामढ़ी का जिक्र होता है। भदोही के अगर धर्म स्थानों में बात करें तो धार्मिक स्थान में इन दोनों का प्रथम स्थान रहा है। सिमरात भी बहुत पुराना घाट है। यहाँ भी कुछ जो है कि दर्शनार्थियों को भेजा गया यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा कि आप जाकर के यहाँ भी स्नान कर सकते हैं, यहाँ भी गंगा मैया का पावन भूमि है। तो कुछ दर्शनार्थी यहाँ भी गए, स्नान किए। तो इससे कहीं ना कहीं यह देखा गया कि जो कुंभ में यह भगदौड़ हुई, भगदड़ के बाद जितने भी सटे हुए जिले थे, यहाँ के ऑफिसरों में कहीं ना कहीं एक नया नमूना देखने को मिला, जो श्रद्धालुओं के तरफ जो है कि एक नया संदेश देने का, नया पैगाम देने का काम किए। बिल्कुल अभिषेक, एक बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर कंट्रोल कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल का टास्क हो गया था। ये भगवान की कृपा रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि अगर ये भगदड़ अगर और आगे बढ़ती तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कई हजारों की तादाद में वहां जान जा सकती थी, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि इतने बड़ी तादाद में वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद थे, भगवान ने उन सभी को सुरक्षित रखा। इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन इस बात का लोगों से गुजारिश कर रहा है कि जो जहां पर है वहीं स्नान कर ले, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की अनियंत्रित भीड़, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लगातार ये कयास अनुमान लगाए जा रहे थे कि 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। आज करीब करीब अभी तक अगर बात की जाए तो 28 करोड़
जो श्रद्धालु है वो वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच के आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसी अगर बातें भी की जा रही थी कि जितनी प्रयागराज में उस वक्त जनसंख्या या श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी, कई देशों की वहां की जनसंख्या भी नहीं है। तो इतनी बड़ी अगर हम कहें कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती थी, अब उस चुनौती से पार पाया और लगातार जो मेला प्रशासन है वो नए नए अब कदम उठा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आगे चल के, क्योंकि बसंत पंचमी को भी एक तीसरा शाही स्नान है। अब ऐसे में किसी तरीके की कोई दूसरी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। बात बताना चाहूँ, बड़ा प्रमुख बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को। दर्शक भी बड़े ललाहित हैं कि आखिरकार यह घटना हुआ कैसे। तो घटना के नए नए नमूने सामने आ रहे हैं, जैसा कि सारे टीवी चैनलों पे नए नए नमूने दिखाए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा नया नमूना सामने आया कि कुछ जो है दर्शनार्थी रात में पहुंचे और रात में सो रहे थे, लेकिन अचानक उनके पास जो है कि पुलिस पहुंची और उनको कही कि नहीं, आप लोग स्नान कर करके अपने गंतव्य स्थान पर जो है कि पधारे। लेकिन वह कहने के उपरांत ही भगदड़ 1 से 2 घंटे उपरांत हो गई। तो कुछ जो वहां बच पाए हैं, जो भगदड़ में बच करके निकले हैं, वो जो है कि चश्मदीद, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को बता रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से हम लोगों के साथ बदतमीजी प्रशासन ने की, इसी के साथ यह घटना में जो व्यक्ति शिकार हुआ, कहीं ना कहीं भुक्तभोगी प्रशासन भी है इसका जिम्मेदारी। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से जो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों से वहां पहुंच रहा था, उनको कहीं ना कहीं अगर व्यवस्था यह रहती कि कहीं ना कहीं अगर वो ठहर कर आराम कर उसके बाद स्नान करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको स्नान करने के लिए जबरन प्रेरित नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। जी अखंड। अभिषेक, नई दिक्कत है एक चीज की, प्रशासन, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग थे और शायद एक ऐसी वजह भी निकल करके सामने आ रही है कि जो लोग घाट पर उस वक्त आराम कर रहे थे, जब बेकाबू भीड़ आगे बढ़ी तो शायद उनको कुचलते हुए निकल गई। यही कारण था कि प्रशासन किसी से भी बार बार अपील कर रहा था कि वहां पर जो लोग भी मौजूद हैं वो कृपया करके स्नान करके वहां से हट जाएं। अगर, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी भीड़ को आप के सदस्यों को भी कंट्रोल करना अपने आप में बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो एक बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पर जो पुलिस के जवान तैनात होते हैं उनकी बात नहीं भी सुनते हैं, और शायद यही कि बैरिकेडिंग पार के जब इस तरीके का पूरा जब फांद कर लोग आगे जाने लगे तो इस तरीके की दुखद घटना घटित। अब देखिए पहलू क्या थे, किस वजह से पूरी घटना घटित हुई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। अब इस पर जांच आयोग का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय जांच आयोग है और आज मौका मुआयने के लिए वहां पर डीजीपी और मुख्य सचिव भी जाएंगे। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी कैसे, लेकिन इतना जरूर है कि जिम्मेदार जो भी लोग हैं इस घटना के पीछे, उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर भी, क्योंकि देखिए आप अच्छे के लिए लेते हो, तो अगर आपसे कुछ गलतियां हैं तो उसका भी क्रेडिट अगर होगा तो वो भी आपके कंधों पर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं से बचने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अखंड, मैं ये भी बताना चाहूँ दर्शकों को, जिस तरीके से महाकुंभ का प्रचार इतनी भव्यता से की गई, कहीं ना कहीं जो यह घटना हुआ, कहीं ना कहीं इस प्रचार पे कहीं ना कहीं अब सवाल उठने प्रारंभ हो गए। जो 144 वर्षों का यह बात बताई जा रही थी, सारे जो है कि श्रद्धालु कहीं ना कहीं अपने आप में मंत्रमुग्ध हो रहे थे इन बातों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं भीड़ की वजह यह भी बताई जा रही है। इसके बाद जो घटना हुआ, ऐसे घटना के बारे में कोई अभी तक सोचा नहीं था ऐसी घटना हो पाएगी, लेकिन घटना होने के उपरांत जो इतनी बड़ी क्षति हुई है, कहीं ना कहीं जो है कि सवाल तो खड़ा करेगा ही। अभिषेक देखिए, बिल्कुल है, प्रचार और प्रसार की बात है। आप प्रचार प्रसार तो सरकार लगातार करती है, क्योंकि सबका एक ध्येय है कि वो भी जाकर के कुंभ में स्नान करे। लेकिन एक इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अगर मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि लगातार वहां पर ऐसा नहीं था कि केवल कल ही स्नान था, स्नान कई दिन थे, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे यहाँ माना गया है कि अगर कल के दिन स्नान करते हैं तो उसका पुण्य अलग मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दान तर्पण जो तमाम चीजें वहां पर होती है, इसको लेकर के जो लोगों के मन में भी इच्छा थी कि हम जाएंगे और मौनी अमावस्या के दिन जाकर के बड़ी प्रमुखता वाली बात मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जो स्नान की तिथि रखी गई है, यह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बखूबी, तो यह ज्यादातर कल्पवासी जो वहाँ कल्पवासी हैं एवं जो संत महात्मा है जो वहाँ कई दिन से डेरा जमाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह प्रमुख दिन माना जाता है, जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहता है। और जो 45 दिनों की यह पूरी तिथि रखी गई, जिसमें 45 दिन में स्नान प्रतिदिन रखा गया, यह ज्यादातर सारे श्रद्धालुओं के लिए अगर रखी गई होती थी तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद एक दिन नहीं दिखती और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी नजर आती नहीं। अभिषेक, ऐसा नहीं, जो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो महाकुंभ है, ये पूरा का पूरा 45 दिनों का महाकुंभ है। इन 45 दिनों में आप जाकर कोई भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन
जो श्रद्धालु हैं उनके मन में भी एक बार इच्छा होती है कि हम इस पावन दिन पर, मौनी अमावस्या के दिन, बसंत पंचमी के दिन, खिचड़ी के दिन स्नान करेंगे तो हमें एक अलग, हमें उसका महत्व, हमें फल मिलेगा। और यही कारण है कि देखिए, प्रशासन या जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि शायद ये कारण भी है कि बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे थे जब उनको रोका जा रहा था कि हमें रोका क्यों जा रहा है, हम भी जाके स्नान करना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस प्रशासन ने कई अस्थायी घाट बनाए हैं, वहां पर जाकर के लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को मन है कि हम जाकर के संगम नोस पर ही आस्था की डुबकी लगाएंगे, वहां जहां पर मिलन होता है पवित्र नदियों का, वहीं पर मिलन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों के मन में, बिल्कुल, तो इस तरीके से ध्यान रखना होगा, हम सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, और हमें भी, हमारी जिम्मेदारी भी कि हम भी वहां पर अगर पहुंच रहे हैं तो हम भी इस बात का ख्याल विशेष रूप से समझें कि अगर प्रशासन हमसे सहयोग की कामना करता है तो हम उनका सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आपको एक खबर बताते हैं, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में कई अपार्टमेंट्स अब एलडीए के रडार पर आ गए। हाईकोर्ट के सख्ती के बाद अब ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनको एलडीए ने नोटिस थमाया है, और 14 दिन के अंदर अगर इस पर ये जवाब नहीं दे पाते हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है कि 2009 से 12 के बीच में बने जो ये अवैध अपार्टमेंट्स है, जिस पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है, अब इन अपार्टमेंट्स पर बुलडोजर का रास्ता साफ हो गया, ये अपार्टमेंट्स गिराए जा सकते हैं। 14 दिनों की नोटिस दे दी है एलडीए ने। ये जो 14 दिनों की जो नोटिस मिली है, अब ये 14 दिनों के भीतर इसका कुछ न कुछ विकल्प निकालना होगा वहां के निवासियों को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो अवैध बिल्डिंग का जो मायाजाल लगातार खड़ा होता जा रहा है, इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, और इसी को देखते हुए अब एलडीए के जो अधिकारी हैं वो अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, और इन्होंने 14 दिनों की एक नोटिस थमाई है। कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनको ये नोटिस थमाई गई है। इसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि इन अपार्टमेंट्स पर बुलडोजर चल सकता है, ये जो अवैध अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो बार बार इस तरीके के अवैध कॉलोनियों में जिसका नक्शा पास नहीं होता है, उन जगहों पर कुछ कम पैसों की वजह से आप इन्वेस्ट ना करें, अपना आशियाना ना बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरीके के जो मकान एलडीए के जो बिना नक्शा पास कराए जो बिल्डर्स जो बना देते हैं, बिना नक्शा पास कराए, बिना फायर सेफ्टी का ध्यान रखे, बिना एंट्री एग्जिट के, तमाम छोटी छोटी जगहों पर लखनऊ में भी और तमाम ऐसे जो बढ़ते हुए जो शहर है वहां पर इस तरीके से अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो लोगों को भी ये बार बार आईबीसी भी आपसे अपील करता है कि ऐसे बिल्डरों से सावधान रहें, सारे नक्शे कागजात उनसे जरूर चेक करवा लें कि एलडीए से नक्शा पास है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में भी जिस बिल्डिंग में आप अपने आशियाने की तलाश कर रहे हैं और आप अपना आशियाना समझ के उसे ले रहे हैं, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।